Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हम लोगों ने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लिया, हम लोगों ने क्लबिंग पढ़ लिया। हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि सर ज़रूरी नहीं है कि देयर इज़ ऑलवेज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है कि देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉफिट। समटाइम्स असेसी इनकर्स लॉस ऑल्सो। असेसी इनकर्स लॉस ऑल्सो। तो इस लॉस का क्या करना है? एक्ट बोलता है कि तुम इस लॉस को क्या कर सकते हो, एडजस्ट करवा सकते हो। एडजस्ट किससे करवा सकते हो? कह रहा है सर जो करंट ईयर का लॉस है, करंट ईयर का जो लॉस है, इसके लिए तुम हमारे पास इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी कर सकते हो और तुम इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। सर इसका मतलब क्या है? इंट्रा हेड का मतलब है विद इन द सेम हेड, और इंटर हेड का मतलब है विद इनकम अंडर एनी अदर हेड। और जो तुम्हारे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं, मतलब अगर लॉसेस पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं इन्हें तुम एडजस्ट करवा सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड। चैप्टर का नाम ही है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट करना, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब कि अगर लॉसेस एडजस्ट ना हो पाए तो उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर देना। ठीक है ना? अब पहले मैं सेट ऑफ की बात करूंगा, फिर मैं आपको कैरी फॉरवर्ड समझाऊंगा कि कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसका हमें क्या करना है। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है वो हमें समझनी है कि सेट ऑफ कैसे होगा, लॉस हमारा जो है वो एडजस्ट कैसे होगा, इसके बारे में हमें बातें समझनी है। तो जो सेक्शन नंबर 70 है और 71 है, ये हमारी हेल्प करेंगे ये समझने में कि हम हमारे लॉसेस को किस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं। Set off of loss from one source against the income from another source under the same head. Set off of loss from one source against the income from another source under the same head of income talks about the losses which can be set off under the same head of income, also known as inter-source adjustment और इंट्रा-हेड एडजस्टमेंट। तो जब आप एक हेड के एक लॉस को उसी हेड की दूसरी इनकम से एडजस्ट करते हो, एक हेड के एक लॉस को उसी की दूसरी हेड की इनकम से जब एडजस्ट करते हो तो इसको नाम दिया जाता है सर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, या फिर इसको बोला जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। यही बात अभी मैंने आपको समझाई थी। क्लियर है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने लॉसेस को विद इन द सेम हेड एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये बातें कहां लिखी हैं? सेक्शन नंबर 70 में लिखी हुई हैं। इसके बाद वो बोलता है सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन हेड against the income from another head. It talks about the losses which can be set off with different heads of income, also known as inter-head adjustment. और अगर तुम्हारा इंट्रा-हेड एडजस्टमेंट सक्सेसफुल ना हो पाए तो स्टेप नंबर 2 में तुम्हें जाना है, और स्टेप नंबर 2 में तुम्हें सेक्शन लगाना है 71, और ये 71 तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम अपने एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। सेक्शन नंबर 70 डील्स विद इंटर सोर्स एडजस्टमेंट एंड सेक्शन नंबर 71 डील्स विद इंटर हेड एडजस्टमेंट। यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है।
अब सबसे पहले अपन सेक्शन नंबर 71 समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है? हमारे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है? सर हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे पहला हेड आपका कौन सा है? सैलरी हेड। जरा याद करके बताओ, क्या कभी सैलरी हेड में लॉस आया था? नो सर। क्या कभी लॉस आ सकता है? नो सर। सर इसमें सर कभी भी सिचुएशन ऑफ लॉस अराइज नहीं होती है। देयर इज नो सिचुएशन ऑफ लॉस। ठीक है, यहां पर सर कभी भी कोई भी लॉस नहीं आ सकता है। क्या हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस आ सकता है? सर बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं भी हो तो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, क्यों नहीं आ सकता है। अब अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो इस लॉस को क्या करना है? आपके पास अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो सबसे पहले इसका क्या किया जाएगा? सर सबसे पहले सेक्शन नंबर 71 लगाया जाएगा और 71 में अपन क्या करेंगे? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की ही किसी इनकम के साथ इसे एडजस्ट करा देंगे। ठीक है ना, हाउस प्रॉपर्टी की ही किसी इनकम के साथ इसे एडजस्ट करा देंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास हाउस 1 में लॉस हो और हाउस 2। तो सेक्शन 70 है। अरे यार जल्दी जल्दी में गलती हो गई। सेक्शन नंबर 70, 71, 70। हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी के एक लॉस को आप दूसरे हाउस प्रॉपर्टी इनकम से क्या कर सकते हैं? एडजस्ट करा सकते हैं। यानी कि सपोज कर लीजिए आपके हाउस 1 में लॉस है लेकिन हाउस 2 में आपके पास इनकम है, तो आप हाउस 1 के लॉस को हाउस 2 की इनकम से एडजस्ट करा सकते हैं। हमने ऐसा किया भी था, जितने क्वेश्चंस हमने किए थे। अगर हमारे पास 2 या 3 घर थे तो हमने एक घर के लॉस को दूसरे घर की इनकम से एडजस्ट किया था। अब अगर आपके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस को एडजस्ट करा पाए, तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपको इसके लिए सेक्शन नंबर 71 लगाना पड़ेगा और इसका एडजस्टमेंट करवाएंगे विद इनकम अंडर एनी अदर हेड। एडजस्ट करेंगे विद इनकम अंडर एनी अदर हेड। बट मैक्सिमम अप टू रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए से ज्यादा का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है? सर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट हो सकता है। 2 लाख रुपए से ज्यादा का एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया? एग्जाम्पल देखिएगा। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी 1 है, इसमें आपके पास 1 लाख रुपए का लॉस है। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी 2 है, इसमें आपके पास 1.5 लाख रुपए की इनकम है। इसके अलावा आपके पास सैलरी में इनकम है 4 लाख रुपए की। तो इस सिचुएशन में आपका GTI कितना आएगा? इस सिचुएशन में आपका GTI कितना आएगा? सर हम इस 1 लाख के लॉस को इस 1.5 लाख से एडजस्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकल के आएगी 50,000। 50,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, 4 लाख रुपीज सैलरी की इनकम, यानी कि हमारे पास GTI निकल के आ जाएगा
4,50,000। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया। मेरे पास विद इन द हेड सफिशिएंट इनकम थी जो मेरे उस लॉस को एडजस्ट कर सकती थी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हाउस प्रॉपर्टी 1 में मेरे पास 3.5 लाख रुपए का लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी 2 में मेरे पास 1 लाख रुपए की इनकम है और मेरे पास सैलरी इनकम है 4 लाख रुपए की। अब मेरा जीटीआई कितना आएगा, बताएगा कोई कि अब मेरा जीटीआई कितना निकल के आएगा? सर हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर हाउस 1 में आपके पास 3,50,000 का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम है, यानी कि इस घर में नेट आपके पास 2.5 लाख रुपए का लॉस है। अब इस 2.5 लाख के लॉस को आप एडजस्ट कराओगे अगेंस्ट सैलरी इनकम, और मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितना मिलेगा बताओगा कोई? मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा का एडजस्टमेंट नहीं मिल पाएगा। तो सर बचे हुए 50,000 के लॉस का अपन क्या करेंगे? जो आपके पास 50,000 रुपए का लॉस बच गया उसका क्या होगा सर? ये हाँ, ये जो 50,000 का लॉस बच गया, इस लॉस को आप क्या करोगे सर? ये वाला लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब सैलरी हेड में आपके पास कितनी इनकम रह जाएगी? सैलरी हेड में आपके पास कितनी इनकम रह जाएगी? सर सैलरी में हमारे पास 4 लाख रुपए की इनकम हुआ करती थी और इस 4 लाख में से हमने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करा दिया 2 लाख रुपए, यानी कि हमारे पास सैलरी में जो इनकम बची है वो बची है केवल 2 लाख रुपए की, और यही हमारा क्या हो जाएगा? जीटीआई। बात क्लियर हुआ? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट होगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस होगा तो वो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बोलो बाबू। अब अगला हेड कौन सा आता है? अगला हेड आता है सर बिजनेस और प्रोफेशन का हेड। बिजनेस और प्रोफेशन का जो हेड है, इसमें आपके पास 3 तरीके के लॉसेस आएंगे। सबसे पहले आपके पास लॉस आएगा स्पेसिफाइड बिजनेस में। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कौन सा लॉस सर? जो हमने सेक्शन 35 AD पढ़ा था उसकी बात कर रहा है ये। तो सेक्शन 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, और अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस है तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा, और किसी से भी एडजस्ट नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। हमने शायद इसका एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आ रहा था, नोट्स चेक करना, मिलेगा उसमें आपको। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस है तो वो लॉस केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा और कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगा। दूसरा, हमारे पास स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लॉस आ सकता है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लॉस आ सकता है, और ये जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है ये भी सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा और किसी से भी एडजस्ट नहीं होगा।
क्लियर। तीसरा आपके पास एनी अदर बिजनेस लॉस आ सकता है। एनी अदर बिजनेस लॉस आ सकता है। अब ये जो एनी अदर बिजनेस लॉस है, इसमें आपके पास दोनों एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपके पास सेक्शन 70 में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अवेलेबल है। आप इसको एडजस्ट करवा सकते हो एनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। और जब मैं वर्ड एनी इनकम लिख रहा हूं तो इसके अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम भी आ जाएगी, इसके अंदर स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम भी आ जाएगी, इसके अंदर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की भी इनकम आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास एनी अदर बिजनेस लॉस है तो वो आपका किसी भी बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकता है। वो बिजनेस चाहे तो स्पेसिफाइड हो, वो बिजनेस चाहे तो स्पेसिफाइड हो, चाहे तो स्पेक्युलेटिव हो, चाहे तो नॉन स्पेक्युलेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ आप इसमें सेक्शन 71 भी लगाएंगे। इसके साथ साथ आप इसमें सेक्शन नंबर 71 भी लगाएंगे और 71 में आप इंटर हेड एडजस्टमेंट भी करेंगे। एक्सेप्ट अंडर द हेड सैलरी। बिजनेस का लॉस सैलरी हेड के पास नहीं जाएगा, बिजनेस का लॉस सैलरी हेड के पास नहीं जाएगा, बाकी कहीं से भी एडजस्ट हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा, अदर सोर्सेज से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में किसी भी कीमत में ये सैलरी के पास नहीं जाएगा। अब बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना। बिजनेस और प्रोफेशन में 3 तरीके के लॉस आए हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होता है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो केवल स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होता है। एनी अदर बिजनेस लॉस है, ये कहीं पर भी जाएगा। इसमें सेक्शन 70 में किसी भी इनकम में जो आपने पीजीबीपी में अर्न करी है उससे एडजस्ट हो जाएगा। सेक्शन 71 में ये दूसरे हेड के पास जाके भी एडजस्टमेंट क्लेम कर लेगा। बस किसके पास नहीं जाएगा सर? ये सैलरी के पास नहीं जाएगा, सैलरी के अलावा हर किसी के पास चला जाएगा। बोलो भाई हाँ कि ना? क्लियर? अगला हेड कौन सा पढ़ा था आपने? अगला हेड पढ़ा था आपने कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कितने लॉसेस आ सकते हैं? कैपिटल गेन में आपके पास 2 लॉसेस आ सकते हैं। एक आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में आप चाहे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पास जाके एडजस्टमेंट ले लें, चाहे तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पास जाके एडजस्टमेंट ले लें। दूसरे किसी हेड पे आप नहीं जा सकते। दूसरा आपके पास कौन सा लॉस हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होगा सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा और किसी से भी एडजस्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, भूलना नहीं। नो इंटर हेड एडजस्टमेंट अवेलेबल फॉर लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्लियर? कैपिटल गेन के केस में
इंटर हेड एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ इंट्रा होता है। इंट्रा में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पास नहीं जा सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पास नहीं जा सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी के पास भी जा सकता है। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पास भी जा सकता है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पास भी जा सकता है। अगला हेड कौन सा पड़ा था? सर वो जो एलसीसी के 100 में पड़ा था वो, कौन सा एलटीसी जी? तो जो हम लोग स्पेशल इंटरेस्ट पढ़ते हैं जी 112 में, जी 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 उसका क्या होता है सर? सर 112 ए में जीवन में कभी भी लॉस नहीं निकलेगा, ओके। कभी भी लॉस नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें जब आप कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन निकालते हो सेक्शन 112 ए में, जब आप कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन निकालते हो तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको? कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन इज हायर ऑफ फॉलोइंग। हायर ऑफ फॉलोइंग में आपका जो पहला पॉइंट था वो क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। दूसरा पॉइंट क्या था? लोअर ऑफ। लोअर ऑफ, लोअर में पहला पॉइंट क्या था? एफएमबी पकड़ रहे थे आप। एफएमबी किस दिन की पकड़ रहे थे? एज ऑन 31 जैन 2018 की। और दूसरा पॉइंट आप क्या पकड़ रहे थे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इन दोनों में जो लोअर होता है वो उठाया जाता है और उस लोअर को आपकी ओरिजिनल सीओए से कंपेयर किया जाता है, विच एवर इज हायर। ठीक है ना? उसको आप क्या बनाते हो? कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। अब किसी भी हाल में कोई भी तुम सीन बैठा लो, मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? तुम्हारा कैपिटल गेन 0 आएगा। कभी भी तुम्हारा कैपिटल गेन नेगेटिव में नहीं जाएगा। नेगेटिव में जाएगा तभी तो लॉस होगा। लेकिन किसी भी हाल में 112 ए में आपका कैपिटल गेन नेगेटिव आएगा ही नहीं। बहुत ज्यादा होगा तो कैपिटल गेन 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। तुम कोई भी सिचुएशन लगा के कोई भी फिगर रख के इसको चेक कर लेना। 112 ए में कभी भी लॉस नहीं आने वाला। क्लियर? ओके सर। अगला हेड कौन सा पढ़ा था आपने? सर फाइनल हेड हमने पढ़ा था अदर सोर्सेस। फाइनल हेड हमने पढ़ा था अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में आपके पास दो तरीके के लॉस आएंगे। एक आएगा आपके पास लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। इसको मैं शॉर्ट में OMRH बोलता हूं। ठीक है ना? लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अगर आपके पास लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है तो इसे आप एडजस्ट करवाते हैं इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है? और किसी से भी ये एडजस्ट नहीं होता है। इसके अलावा एनी अदर लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इसमें सबसे पहले सेक्शन 70 लगाओ, मतलब कि इंट्रा एडजस्टमेंट करो, और फिर आप सेक्शन नंबर 71 लगाओ और आप इसमें इंटर हेड एडजस्टमेंट करो। बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर? दो लॉसेस में डिवाइड कर दिया, लॉस फ्रॉम OMRH और एनी अदर लॉस। लॉस फ्रॉम OMRH होगा तो वो इनकम फ्रॉम OMRH से एडजस्ट हो जाएगा। एनी अदर लॉस होगा तो वो किसी से भी एनी अदर लॉस होगा तो सेक्शन 70 लगा के पहले हम उसका इंट्रा एडजस्टमेंट करेंगे और फिर सेक्शन नंबर 71 लगा के हम उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर है?
अब कुछ इम्पोर्ट, हाँ कैजुअल इनकम में तो कभी लॉस आएगा ही नहीं ना, सिर्फ इनकम आएगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आपको बता रहा हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट, नो लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। कई बारी क्वेश्चन में आपको कैजुअल इनकम का लॉस दिया होता है, लॉस ऑफ कैजुअल इनकम, लॉस ऑफ कैजुअल इनकम नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। देखो दोनों पॉइंट्स में फर्क है, जो ऊपर लिखा और जो नीचे लिखा। पहले पॉइंट में बोल रहा हूं कि कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा, और दूसरे पॉइंट में बोल रहा हूं कि कैजुअल इनकम में ही अगर लॉस है तो वो लॉस आपको अलाउ नहीं होगा। जैसे आपने 10,000 रुपए की लॉटरी खरीदी और आपकी लॉटरी नहीं लगी, तो आपको 10,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वो 10,000 का नुकसान आपको अलाउ नहीं होगा। अब आपने 10,000 की लॉटरी खरीदी और आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी, और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में 1.5 लाख रुपए का लॉस पड़ा हुआ है, तो वो 1.5 लाख रुपए का लॉस आप 10 लाख रुपए की लॉटरी इनकम से एडजस्ट नहीं करवा सकते। मतलब अगर आपने कैजुअल इनकम अर्न करी है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, किसी भी हाल में आप उन टैक्सेस को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर कैजुअल इनकम ही नहीं हुई, कैजुअल लॉस हो गया, तो वो लॉस आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। बोलो भाई यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड कब होगा, कितना होगा और कैसे होगा। हाँ वही मैंने आपको बोला ना कि खर्चा ही अलाउ नहीं होता है, लॉस आएगा ही नहीं। लेकिन कई बारी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि लॉटरी में 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो वो कोई नुकसान नहीं है, वो आपको अलाउड होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड की। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। 8 असेसमेंट ईयर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2021 में लॉस इनकर किया है, 2021 में लॉस इनकर किया है, तो आप इसे आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आपका लॉस है तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक आपका ये लॉस फुल्ली सेट ऑफ नहीं हो जाता, तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में अगर लॉस है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस केवल और केवल 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। एनी अदर बिजनेस लॉस है तो ये 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। इसके बाद कैपिटल गेन में, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस हो, ये आपके 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का अगर लॉस है तो ये 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। और अगर अदर सोर्स में कोई और लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। मतलब क्या है, अगर आप शीट में आ जाओ तो शीट में अगर अपन आए तो भाई आपने सेक्शन 70 लगाया, 71 लगाया, और इसके बाद भी अगर लॉस रह गया तो वो लॉस मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? वो लॉस मैक्सिमम आपका कैरी फॉरवर्ड होगा 8 असेसमेंट ईयर्स तक। स्पेसिफाइड बिजनेस में आपके पास लॉस है तो वो कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? सर ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होता है अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक ये फुल्ली सेट ऑफ नहीं हो जाता। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में अगर लॉस है और वो इस साल पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया तो ये कैरी फॉरवर्ड होता है 4 असेसमेंट ईयर्स तक। एनी अदर बिजनेस में लॉस है, सेक्शन 70, 71 लगाने के बाद अगर ये फुल्ली सेट ऑफ नहीं होता है
तो ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है 8 असेसमेंट ईयर्स तक। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फुल्ली एडजस्ट नहीं हो पाता है तो इसे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है 8 असेसमेंट ईयर्स तक। सिमिलरली आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये भी अगर पहले साल पूरा एडजस्ट नहीं हो पाता है तो ये भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है 8 असेसमेंट ईयर्स तक। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में अगर आपके पास लॉस है तो इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है 4 असेसमेंट ईयर्स तक। और अगर आपके पास एनी अदर लॉस है तो इसका कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउड नहीं है। मतलब आपने जितने लॉसेस देखे उसमें से सिर्फ एक लॉस ऐसा है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, बाकी सभी लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। सबका टाइम पीरियड अलग है। जनरली इट इज 8 ईयर्स, कुछ हैं जिनके 4 हैं और एक है जिसका अनलिमिटेड टाइम पीरियड है। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हुआ? अब सेक्शन नंबर 80 आता है और ये बात करता है रिटर्न ऑफ लॉस की। ये कहता है कि आपका लॉस जो है will allowed to be carried forward. Loss will allowed to be carried forward only when return of income is filed up to due date mentioned under section 139 सबसेक्शन 1। और 139(1) में कितनी डेट्स लिखी हुई हैं? जिनको ऑडिट नहीं कराना है उनके लिए 31 जुलाई, जिनको ऑडिट कराना है उनके लिए 30 नवंबर। क्लियर? बोलो भाई। अरे यार 30 सितंबर, मेरे दिमाग में इस साल वाली आ गई इसलिए मैंने 30 नवंबर लिख दिया। 30 सितंबर। क्लियर? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। भैया वो कह रहा है कि अगर आपको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको अपना रिटर्न टाइम से भरना पड़ेगा। और टाइम किधर लिखा हुआ है? 139 सबसेक्शन 1 में। देखो, अगर आप रिटर्न टाइम से नहीं भरते हो तो आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हो। बात समझ में आया? ड्यू डेट आपकी कहाँ लिखी हुई है? 139(1) में। तो अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करी तो आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो तो इट इज योर ऑब्लिगेशन टू फाइल द रिटर्न बाय द ड्यू डेट। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? अब ये सर जो सेक्शन नंबर 80 है इसने छूट दे दी है। छूट किसको दे दी है? एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मतलब तुमने रिटर्न टाइम से फाइल करी चाहे नहीं करी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है इसे आप क्या कर सकते हो? इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट जो बात करता है वो बात करता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ध्यान है, पीजीबीपी में पढ़ा था। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो चाहे आपने रिटर्न टाइम से फाइल किया हो चाहे नहीं किया हो। इन दोनों के अलावा बाकी जो लॉस है, इन दोनों के अलावा बाकी जो लॉस है वो लॉसेस आपके तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल किया होगा तो। बोलो भाई हाँ कि ना? बोलो भाई हाँ कि ना? यस। आफ्टर कैरी फॉरवर्ड only intra head adjustment is available। एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया
तो सिर्फ क्या होगा, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा। शुरुआत में ही बता दिया था मैंने कि एक बार लॉस अगर आपका कैरी फॉरवर्ड होता है तो फिर सिर्फ इंट्रा मिलता है। आपको करंट ईयर में ही ऑप्शन मिलता है कि आप इंट्रा भी लगा लो और इंटर भी लगा लो, लेकिन अगर एक बारी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए तो उसके बाद इंटर का ऑप्शन नहीं मिलता है। सिर्फ क्या एप्लीकेबल होता है, इंट्रा एप्लीकेबल होता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई हाँ कि ना। अब इधर भी एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्ट अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। ये जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है इसे आप एडजस्ट करवा सकते हो किसी भी इनकम से, कैन बी एडजस्टेड विद एनी अदर हेड। इवन आफ्टर कैरी फॉरवर्ड, एक्सेप्ट किसके पास नहीं जाएगा, जल्दी से किसके पास नहीं जाएगा, सैलरी के पास नहीं जाएगा। सैलरी के अलावा बाकी कहीं से भी इसको तुम एडजस्ट करा सकते हो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी, लेकिन बाकी जो लॉसेस हैं उनके लिए सिर्फ क्या मिलेगा, इंट्रा। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए सिर्फ क्या मिलेगा, इंट्रा। इसका एक्सेप्शन क्या आया, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। उसे आप कैरी फॉरवर्ड करने के बाद कहीं से भी एडजस्ट कराओ सैलरी के अलावा। बोलो भाई यहां तक बातें क्लियर। स्पेसिफाइड बिजनेस में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा तो हम लोग खाली स्पेसिफाइड बिजनेस के पास। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। शायद नंदनी ने एक क्वेश्चन पूछा था जाते जाते कि सर स्पेसिफाइड बिजनेस का जो डेप्रीसिएशन होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का जो डेप्रीसिएशन होगा, क्या उसका डेप्रीसिएशन केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। मेरे बिहाफ पे कोई आंसर करना चाहेगा। मेरे बिहाफ पे कोई और आंसर करना चाहेगा। क्या आपके दिमाग में भी, क्या आपके दिमाग में, किसने जवाब दिया भाई, वैभव। भाई सब लोग तालियां बजा दीजिए वैभव के लिए, आवाज आनी चाहिए, बजाओ भाई ताली। क्या बात है, क्या बात है। स्पेसिफाइड बिजनेस में सर डेप्रीसिएशन आएगा ही नहीं। वैभव क्यों नहीं आएगा बेटे, ये भी बता दो जरा। सर उसमें तो डिडक्शन मिल जाती है ना, क्योंकि उसमें सर कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ही मिल जाती है। तो जब आपको पूरा का पूरा खर्चा ही दे दिया तो डेप्रीसिएशन किस बात का। तो कभी भी स्पेसिफाइड बिजनेस में डेप्रीसिएशन आएगा ही नहीं। नंदनी क्लियर हुई बात। अभी एक बच्चे ने और भी कुछ पूछा था स्पेसिफाइड बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कुछ। स्पेसिफाइड बिजनेस की जगह स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन तो डेप्रीसिएशन ही है भाई, उसको फिर हम लॉस नहीं बोलेंगे, उसे हम अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन बोलेंगे। बात समझ में आया। उसे आप कभी भी लॉस नहीं बोलोगे। लॉस तो वो चीज होती है जो नेगेटिव में चली जाए। क्लियर हुई मेरी बात। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन जो है वो क्या है, वो डेप्रीसिएशन जो पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाया। अब ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन चाहे स्पेक्युलेटिव का हो चाहे नॉन स्पेक्युलेटिव का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा तो इसका आप इंट्रा भी करोगे और इसका आप इंटर भी करोगे। बस इंटर जब करने जाओगे तो सैलरी के पास नहीं जाओगे। बात समझ में आई। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन इज नॉट अ लॉस। पहले तो दिमाग में ये डालो कि जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है वो लॉस नहीं है, और अगर वो लॉस नहीं है तो जैसे बाकी का काम कर रहे हैं वैसे इसका भी काम करेंगे। दूसरी चीज समझो, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन को ट्रीट किया जाता है एज करंट ईयर डेप्रीसिएशन। अगर उसे ट्रीट कर रहे हैं करंट ईयर के डेप्रीसिएशन के तौर पे, तभी तो इंट्रा भी देते हैं और इंटर भी देते हैं।
बात समझ में आया? भाई मैंने आपसे क्या बोला था कि करंट ईयर के जो लॉसेस हैं केवल उसी में इंटर और इंट्रा है, बोला था कि नहीं बोला था? तो जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है इसे अपन क्या मानते हैं, इसे अपन बिल्कुल करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की तरह डील करते हैं। तो पहले इसे हम बिजनेस इनकम से एडजस्ट करेंगे, इंट्रा करेंगे, और अगर ये बिजनेस इनकम से पूरा एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो फिर हम इसका क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और जब इंटर करेंगे तो सैलरी के पास नहीं जाएंगे। और अगर आपको ध्यान हो जो मैंने बात बताई थी आपको कि जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड होता है कब तक, ये कैरी फॉरवर्ड होता अनलिमिटेड, हाँ, जब तक ये फुल्ली सेट ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। बढ़ूं मैं आगे? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या बेटा? सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से। ध्यान से देखो, मान लो तुम्हारे पास स्पेसिफाइड बिजनेस है और इसमें तुम्हारा जो रेवेन्यू है वो 10 लाख रुपए का है, और इसमें जब एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रेवेन्यू खर्चा तुम्हारा 4 लाख रुपए का है और कैपिटल खर्चा तुम्हारा 8 लाख रुपए का है, तो इसमें तो तुम्हें पूरा खर्चा अलाउ हो जाएगा ना 100%। तो तुम्हारे पास क्या निकल के आया, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए का लॉस निकल के आया, और अगर लॉस निकल के आया है तो ये फ्यूचर में सिर्फ किससे एडजस्ट होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से, और किसी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ फॉर द बिजनेस इनकम, सबसे पहले आप क्या उठाएंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट उठाएंगे, बिफोर डेप्रिसिएशन, और इसमें से माइनस करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर आप इसमें से माइनस करेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, फिर आप इसमें से माइनस करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, फिर आप इसमें से माइनस करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर आप इसमें से माइनस करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर, और जो निकल के आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज योर बिजनेस इनकम। ये ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आपको फॉलो करना पड़ेगा। करंट ईयर की इनकम से पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करूंगा, फिर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा और अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग का खर्चा माइनस किया जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? बोलो भाई, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? इसके बाद एक छुट्टू सा पॉइंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर बता देते हैं। लॉस विल बी अलाउड टू द पर्सन who actually incurred the loss, except in the case of inheritance, except in the case of amalgamation, except in the case of demerger, except in the case of succession of sole proprietor
or firm to a company or succession of private company or unlisted public company to LLP। देखिए, जिसने लॉस इनकर किया है, जिसने लॉस इनकर किया है, ये लॉस उसी को अलाउ होगा। लॉस विल बी अलाउड टू द पर्सन हु एक्चुअली इनकर्ड द लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लॉस इनकर नहीं किया है तो आपको ये खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इसकी 5 एक्सेप्शंस हैं। इनहेरिटेंस, अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन हो जाता है सोल प्रोप्राइटरी या फिर फर्म का कंपनी में, सक्सेशन हो जाता है प्राइवेट कंपनी का या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का LLP में। इन 5 सिनेरियो में जो रिजल्टेंट है उसे क्या हो जाएगा, लॉस अलाउ हो जाएगा। इनहेरिटेंस समझते हैं ना आप लोग। मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर का बिजनेस था, उन्होंने लॉस इनकर किया था, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, बिजनेस फादर के पास आ गया, तो फादर को ये बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला, तो उनको इनहेरिटेंस में ग्रैंडफादर का लॉस भी मिल जाएगा। मतलब मेरे फादर ग्रैंडफादर का जो लॉस है उसे अपने आप से सेट ऑफ करवा सकते हैं। अमलगमेशन हो गया, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज होके सी लिमिटेड बन गई, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का जो लॉस है वो सी लिमिटेड को अलाउ हो जाएगा। ए लिमिटेड डीमर्ज हो गई और 2 कंपनियां निकली, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड के जो लॉसेस हैं वो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को अलाउ हो जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न कंपनी बन गई या फिर एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई। जैसे मान लो मेरा वेंचर है प्रोफेशनल पॉइंट, ये सोल प्रोप्राइटर है, मैंने इसे कंपनी में फॉर्म कर दिया, प्रोफेशनल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, तो जो सोल प्रोप्राइटर का लॉस है वो प्रोफेशनल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड को क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। सिमिलरली कोई प्राइवेट कंपनी अगर LLP बन गई तो प्राइवेट कंपनी का जो लॉस है वो LLP को क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ये बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फाइनल लेवल में ज़्यादा डीप में जाते हैं, इंटर लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी बातें करी उतनी बातें आपके लिए काफ़ी थी। बोलो भाई, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? मैंने पूरा चैप्टर आपका राउंड अप कर दिया है, ठीक है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ ना, वो ट्रांजैक्शन जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, रेट डिफरेंसेस से ट्रांजैक्शन सेटल किए जाते हैं, उसको बोला जाता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास एग्रीकल्चर में लॉस है तो क्या होगा, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम्स ऑफ अदर हेड। सिमिलरली लॉस ऑफ अदर हेड्स कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम। Loss from the agriculture can be set off only from the agriculture income, and carry forward is allowed for the 8 year, and in subsequent years also it can be set off from the agriculture income। तो बेसिकली उसने क्या बोला कि सर अगर आपके पास लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर है, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर है तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे एडजस्ट होता है, प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर से। आप एग्रीकल्चर का लॉस किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते, किसी और लॉस को एग्रीकल्चर इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर का लॉस सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ होगा। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, ये जो एक्सेप्शंस थे ये एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता दूं, 7th पॉइंट, लॉस आपको अलाउड होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में है कि आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आपने इस साल बिजनेस में लॉस इनकर किया है तो जो भी उसके रिस्पेक्टिव पीरियड तक उसकी अलाउंस है, मतलब
अगर वो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो अनलिमिटेड टाइम तक जाएगा, अगर वो स्पेक्यूलेटिव का लॉस है तो 4 साल तक जाएगा, अगर एनी अदर लॉस है तो वो 8 साल तक जाएगा। तो इन 8 सालों में, 4 सालों में, अनलिमिटेड टाइम पीरियड में आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये लॉसेस अलाउ किए जाएंगे। बोलो भाई हाँ कि ना। क्लियर सर। क्लियर। चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, और 7-8 क्वेश्चंस हैं शीट में, इसमें से कुछ मैं करा देता हूँ, कुछ आप लोग घर पे कर लेना तो काम हो जाएगा सबका। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रेजेंटेशन को कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सैलरी हेड में इनके पास 3 लाख रुपए की इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनके पास 40,000 रुपये की इनकम है। शुगर बिजनेस में इनके पास 50,000 रुपये की इनकम है। आयरन ओर का बिजनेस है, इसमें इनके पास लॉस था और ये बिजनेस ये डिसकंटिन्यू कर चुके हैं 2013-14 में। तो इधर इनके पास 1,20,000 रुपये का लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपके पास 60,000 रुपये का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000 रुपये का। डिविडेंड इनकम है आपके पास 5,000 रुपये की। इनकम रिसीव हुई है लॉटरी से 50,000 रुपये की। कार्ड गेम से आपके पास 6,000 रुपये आए हैं। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 20,000 रुपये है। LTCG फ्रॉम द सेल, सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द शेयर से आपके पास 10,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपके पास 10,000 रुपये का। बैंक में आपके पास FD है 5,000 रुपये की। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर गलत हो, तो अभी इसको मैं डाउटफुल रख रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले सिर्फ प्रेजेंटेशन देखना कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, 2 कॉलम्स रहेंगे, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनकम्स रिकॉर्ड कर लेनी है। इनकम अंडर द हेड सैलरी, और इनकम अंडर द हेड सैलरी कितने रुपए की है? 3 लाख रुपए की। तो आपने ये 3 लाख रुपए इनर कॉलम में जाके लिख देना है। इसके बाद लॉस है हाउस प्रॉपर्टी से 40,000 रुपये का। थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपको लॉसेस एडजस्ट कराने होंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में 40,000 रुपये का आपके पास लॉस है। शुगर बिजनेस में 50,000 रुपये की इनकम है। इनकम फ्रॉम PGBP, PGBP में आपके पास शुगर का बिजनेस है और शुगर के बिजनेस में आपके पास 50,000 रुपये का प्रॉफिट है। इसके बाद आपके पास ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है। आयरन ओर के बिजनेस का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है। कितने रुपए का लॉस है? 1,20,000 रुपये का।
ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ एडजस्ट करोगे? सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस इनकम से एडजस्ट करोगे। आपके पास 70,000 का लॉस बच जाएगा। ज़रा मेरे को ये बताओ, ये 70,000 का जो लॉस है ये कौन सा लॉस है? शुगर का लॉस है कि आयरन ओर का लॉस है? आयरन ओर का लॉस है। और आयरन ओर का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया है, करंट ईयर का तो है नहीं, है क्या? बोलो भाई, करंट ईयर का नहीं है। और अगर करंट ईयर का नहीं है तो ये किसी और इनकम से एडजस्ट हो नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? भाई ये जो 1,20,000 रुपए का लॉस है ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो ये जो 70,000 रुपए बच रहा है ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का ही बच रहा है। और ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस केवल कहां से एडजस्ट हो पाएगा? पीजीबीपी की इनकम से, और कहीं से तो एडजस्ट हो नहीं पाएगा। अब पीजीबीपी में इनकम आपके पास बची नहीं है, तो इस 70,000 को आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। बोलो भाई हाँ कि ना? बोलो भाई। तो अब मेरी यहाँ पर पीजीबीपी में कोई भी इनकम नहीं निकल रही है, मैंने डैश लिख दिया है। अब इसके बाद हमारे पास कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000 रुपये का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000 रुपये का। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000 रुपये का। फिर मेरे पास एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 111A में भी था 10,000 रुपये का। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 111A में था 10,000 रुपये का। टोटल मेरे पास कितने रुपए का लॉस हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 70,000 रुपये का हो गया। ठीक है। इसके बाद मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक 40,000 रुपये का है, और एक मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है। टोटल कितना हो गया? 50,000। 70,000 में से 20,000 चला गया, कितना बचा? 20,000 का नेगेटिव बचा। अब ज़रा एक बात बताओ, क्या मैं कैपिटल गेन के लॉस को किसी और हेड से एडजस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं कैपिटल गेन के लॉस को और किसी के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ? नो सर। नहीं कर सकता हूँ। No, यानी कि ये वाले 20,000 भी मुझे क्या करने पड़ेंगे? ये वाले 20,000 भी मुझे क्या करने पड़ेंगे? कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। ये वाले 20,000 के लॉस को भी आप क्या कर देंगे? ये वाले 20,000 के लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि कैपिटल गेन में भी मेरी इनकम कुछ नहीं निकली। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। अदर सोर्सेस में हमारे पास डिविडेंड इनकम है 5,000 रुपये। अब क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि ये डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी ने दिया है कि फॉरेन कंपनी ने दिया है, तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये डिविडेंड मुझे डोमेस्टिक कंपनी ने दिया है। तो जो डिविडेंड है ये मेरा एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। इसके बाद इनकम रिसीव हुई है लॉटरी से, तो लॉटरी से जो पैसा कमाया है क्या इससे मैं कोई लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ? इस लॉटरी वाली इनकम से मैं कोई लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी कैजुअल इनकम है, और कैजुअल इनकम से कोई लॉस एडजस्ट नहीं होता है, तो मैं इसको सीधे कहाँ लिख रहा हूँ? आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पे तो टैक्स देना ही देना है। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम क्या रहती है? एग्जेम्प्ट रहती है, तो इसे नोट नहीं करना है। इसको अच्छा, कार्ड गेम्स से 6,000 रुपये जीते हो, बताओ भाई कार्ड गेम्स कौन सी इनकम है? कार्ड गेम से जो पैसा, ये भी कैजुअल इनकम है, मतलब इस पे भी टैक्स देना है, तो ये भी सीधे बाहर जाएगी, इससे कुछ लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डील कर लिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को डील कर लिया। बैंक का इंटरेस्ट है 5,000 रुपये। बैंक में इंटरेस्ट आया है आपके पास 5,000 रुपये, और इससे हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसको मैं अभी के लिए फॉर अ टाइम बीइंग इनर कॉलम में लिख रहा हूँ।
ठीक है, अब तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो मेरा पहला कॉलम है, इसमें मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं इंट्रा एडजस्टमेंट करता हूँ। इधर पता है मैं क्या करूँगा, इधर मैं इंटर वाले एडजस्टमेंट करूँगा, और जो फाइनल इनकम है वो मेरी यहाँ पर आएगी। दिखाई दिया आप लोग को? ये देखो, ये मैंने जो किया, एक बिजनेस के लॉस को दूसरे बिजनेस की इनकम से एडजस्ट किया, ये मेरा कौन सा एडजस्टमेंट है, इंट्रा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मैंने एडजस्ट करवाया, ये मेरा कौन सा एडजस्टमेंट है, इंट्रा। तो मैंने पहले वाले कॉलम में सिर्फ क्या किए हैं, इंट्रा वाले एडजस्टमेंट किए हैं। दूसरा कॉलम जो मैंने बनाया है वो मैंने किसके लिए बनाया है, इंटर के लिए बनाया है। और लास्ट वाले कॉलम में मैं फाइनल इनकम लिखता हूँ। ठीक है, अब ज़रा तुम इंटर के लिए जो एडजस्टमेंट के लिए पहुँचे हैं वो वाली इनकम्स देखो कितनी है। तुम्हारे पास ये 40,000 रुपये का हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, इस लॉस को तुम एडजस्ट करा दो सैलरी से। सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, 40,000 रुपये तुमने यहाँ पे सेट ऑफ कर लिए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इनकम कितनी बची, 2,60,000। और ये लॉस तुमने सेट ऑफ किससे करवाया है, सेट ऑफ किससे करवाया है, सैलरी से। और जब तुमने सैलरी से 40,000 रुपये ले लिए तो तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो गई, निल। पीजीबीपी की इनकम निल, कैपिटल गेन की इनकम निल, और ये वाले 5,000 रुपये यहाँ पर आ गए। तो अदर सोर्सेस में तुम्हारे पास इनकम आ गई 61,000 और 2,60,000, करो कितना हुआ, 3,21,000। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर ग्रॉस टोटल इनकम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो वो पूछ ले मेरे से। अपने बेसिक्स पे स्टिक रहो, जो मैंने बेसिक्स आपको दिए उस पे टिके रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो भाई। क्लियर सर। एक क्वेश्चन और करें, सबको क्लियर है? कंप्यूटेड थी बेटा ये जो दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, इनकम अंडर दैट सैलरी लिखा हुआ है। तो इनकम अंडर दैट सैलरी लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज कंप्यूटेड। अगर ग्रॉस सैलरी लिखा होता तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते, लेकिन जब वो क्लियरली बता रहा है दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी, दैट मीन्स कि मतलब एसडी माइनस है इसमें से। बढ़ूं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सबसे पहला काम आपको वही करना है जो मैंने आपको समझाया, कि सारी इनकम्स को आपको हेड वाइज सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेना है। सैलरी में इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, क्लोथ बिजनेस में 2,40,000 का लॉस है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में 30,000 रुपये की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2.5 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 90,000 रुपये का। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें लॉस आ नहीं सकता है। ठीक है, 112A में लॉस आ नहीं सकता है फिलहाल, अभी ये गिवन है तो मैं इसको उसी के हिसाब से डील कर लूँगा। लॉस फ्रॉम द कार्ड गेम्स है 32,000 का, इनकम फ्रॉम बेटिंग है 45,000 की, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 1,20,000 का। कंप्यूट करना है इनकम, शो द आइटम्स एलिजिबल। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर दैट सैलरी कितने रुपए की है, 2,20,000 रुपये की। इनर कॉलम में लिखूंगा 2,20,000 रुपये। हाउस प्रॉपर्टी में 1,90,000 का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में 1,90,000 रुपये का लॉस है।
इसके बाद बिजनेस की बात करें, पीजीबीपी में, पीजीबीपी में क्लोथ का बिजनेस है और क्लोथ के बिजनेस में 2,40,000 रुपये का नुकसान है। और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में हमारे पास इनकम है। ज़रा एक बात बताओ, क्या मैं क्लोथ के बिजनेस को स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। स्पेक्यूलेटिव में लॉस होता तो क्लोथ बिजनेस की इनकम से एडजस्ट ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद कितना बचेगा? 2,10,000 का लॉस। अब बताओ, क्या ये 2,10,000 का लॉस मुझे अलाउ होगा बाकी किसी हेड से सेट ऑफ करने के लिए कि नहीं अलाउ होगा? ये 2,10,000 जो बचे हैं मेरे, क्या मैं इसे बाकी किसी हेड से एडजस्ट Yes, कर sir. सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? सैलरी से नहीं Except कर हाँ, salary. एक्सेप्ट सैलरी। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये करंट ईयर का है। तो मैं इस 2,10,000 को यहाँ नहीं लिखता हूँ, ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सॉरी इंटर हेड एडजस्टमेंट के लिए मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं 2,10,000 के लॉस को आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंडर द हेड कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 रुपए का। ठीक है, और मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से गायब कर रहा हूँ। ठीक है, ये गलत आया हुआ है। आप लोग भी अपने पास से ये F वाला पॉइंट हटा दीजिएगा। पहले जब 112A नहीं था तो यहाँ पर लॉस आ सकता था, लेकिन जब से 112A आया है तब से यहाँ पर लॉस नहीं आ सकता है। तो ये लाइन आप रिमूव कर दीजिएगा, ये आपके मतलब की नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास 2.5 लाख रुपए का है। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स 32,000 रुपये का है। कैपिटल गेन में और कोई इनकम है नहीं, तो कैपिटल गेन में और कोई इनकम नहीं है, तो ये वाले 2.5 लाख रुपए भी बाहर पहुँच गए। थोड़ी सी जगह छोड़ देना और अदर सोर्सेस की बात करना। अदर सोर्सेस में कार्ड गेम्स में लॉस आ गया, बताओ अलाउ होगा कि नहीं होगा? कार्ड गेम्स में लॉस आ गया, तो कार्ड गेम में लॉस आ गया तो ये सर अलाउड ही नहीं होता है। ठीक है, बेटिंग से इनकम आई है, क्या इससे मैं कोई लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ? क्या बेटिंग के इनकम से मैं कोई लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। कैजुअल इनकम है, और कैजुअल इनकम से जो भी पैसा कमाते हो उस पैसे पे आपको टैक्स देना होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट दिया हुआ है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का दिया हुआ है। इसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, ये आपकी इनकम निकालने के लिए नहीं है। अब आपने सारा कार्यक्रम कर लिया है। अब ज़रा एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं? Yes, sir. हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मैं इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कहाँ लेकर जाऊं? सैलरी के पास लेकर जाऊं कि कैपिटल गेन के पास लेकर जाऊं? सैलरी के पास। कैपिटल गेन। Capital gain. कैपिटल गेन किसने बोला? कैपिटल गेन वैभव ने। Sir, व्यापार. अरे यार, अभी तालियां बजवाई थी तुम्हारे लिए भाई, दिल तोड़ दिया तुमने। देखो, हम इस 190 को सैलरी के पास भी लेके जा सकते हैं और कैपिटल गेन के पास भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस 190 को कैपिटल गेन से एडजस्ट करा दूं तो मेरे पास कैपिटल गेन में कितनी इनकम बचेगी? 60,000। और अब मुझे पीजीबीपी का लॉस एडजस्ट करना है, तो पीजीबीपी का लॉस कितना एडजस्ट हो पाएगा? केवल 60,000, क्योंकि पीजीबीपी तो सैलरी के पास नहीं जाएगा ना। पीजीबीपी तो सैलरी के पास नहीं जाएगा। तो समझदारी क्या कहती है? समझदारी ये कहती है कि सर इस 190 को आप यहां पर एडजस्ट करा दो, इस 190 को आप यहां पर एडजस्ट कराओ और सैलरी इनकम को कर दो 30,000 रुपये, और यहाँ पे सैलरी से 190 का एडजस्टमेंट लेकर इसको आप कर दो निल। बात समझ में आया?
यहाँ से मैंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट करा लिया, और ये मैंने एडजस्टमेंट किससे क्लेम किया, ये एडजस्टमेंट मैंने क्लेम किया सैलरी इनकम से। अब ये जो मेरे पास पीजीबीपी का लॉस बचा है, इस पीजीबीपी के लॉस को मैं किसके पास लेके जाऊंगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के पास 2,10,000 लेके जाऊंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नील। और यहाँ से मेरा 2,10,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 40,000 रुपये की इनकम। ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बिजनेस का लॉस एडजस्ट कर दिया। क्लियर। अब आपकी इनकम कितनी आएगी, 30,000 प्लस 40,000, 70,000, 70,000 प्लस 45,000, 1,15,000। नहीं बेटा, देखो ये जीटीआई निकाली है मैंने 1,15,000। अब अगर लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन आएगा तो वो जीटीआई में से मिलेगा। अब यहाँ से मैं डिडक्शन क्लेम करूँगा अंडर सेक्शन 80C। अब तुम LIC देखो, तुमने LIC कितना पे किया है, 120, लेकिन तुम्हारे पास जीटीआई कितनी है, 1,15,000। तो हम इस डिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 1,15,000 पे, तो तुम्हारी जो टोटल इनकम निकलेगी वो कितने रुपए की निकलेगी, टोटल इनकम जो निकलेगी वो निकलेगी नील। तो आंसर ठीक कर लीजिएगा, ये आंसर 1,15,000 आ रहा है जब हमने F वाली एंट्री को हटा दिया है। बात समझ में आया, जब हमने F वाली एंट्री को हटा दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मामला था, ये मुझे अपनी शीट से रिमूव करवाना है। बोलो भाई, क्लियर हुआ। ठीक है। अपनी शीट में से भी F वाली एंट्री को हटा लीजिएगा। अब गुरु बचे हैं केवल 3 मिनट, अगला क्वेश्चन तो अपन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क पे दे दे रहा हूँ, वो वाले क्वेश्चन आप लोग लगा लो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेना, और इसमें जो ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक लिखा हुआ है, ये डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80D की। तो फिलहाल तुमको जीटीआई निकालनी है, तो तुम्हारे लिए जीटीआई के लिए इसका कोई भी रोल नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना, चौथा मैं कराऊंगा आप लोग को। जी मेरे बेटा। और जी 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 जी, अरे हटा दो यार वहाँ से तुम लोग, लो 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 लो। ठीक, अब अच्छा लग रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 5, 3 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क पे हैं, 1, 2 एंड 5। रिकॉर्डिंग आज की अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना। ठीक है सर हाँ, कुछ बोला बीच में। कल वाली PDF अच्छा, वो मैं अभी इसके साथ ही भेज देता हूँ, इसके साथ ही भेज देता हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।